हाय दोस्तों, आज अपन पार्ट 12 पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता के इम्पोर्टेंट केसेस। मानव शरीर के विरुद्ध अपराध 299 से चालू है। ये 300 में अंतर वगैरह और भी इम्पोर्टेंट केसेस जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, अपन इन पर जो है आज गौर कर। आज का पहला केस, सम्राट बनाम जलालुद्दीन अनरिपोर्टेड क्रिमिनल केसेज। इस बात में लोगों को यह विश्वास था कि एक लड़की के शरीर में कोई प्रेत आत्मा निवास कर रही थी। प्रेतात्मा से मुक्ति दिलाने हेतु एक ओझा को बुलाया गया। ओझा ने लड़की को प्रेतात्मा से मुक्ति दिलाने के प्रयास में उसकी इतनी पिटाई की कि लड़की की मृत्यु हो गई। ओझा को आपराधिक मानववध के लिए दोषसिद्धि प्रदान की गई। तो दोस्तों, एक आदमी था ओझा, गुनिया जैसे बोलते हैं अपनी भाषा में, तांत्रिक था। उसने एक लड़की से सोचा कि हम इसको बचा लेंगे। इतना मारा उसको, इतना मारा कि वो मर गई। तो वो अपराध माना गया और 299 के अंतर्गत वो है दोषसिद्ध, वो मानववध माना गया। ठीक है, और उसको जो है या तो 302 या 304 के अंतर्गत जो है सजा हुई होगी। इसके बाद आता है आर बनाम गणेश डूले। आर बनाम गणेश डूले। आर बनाम गणेश डूले। इस मामले में अभियुक्त, जो कि एक सपेरा था, यह जानते हुए कि सांप के जहरीले दांत नहीं निकाले गए हैं, अपना कर्तव्य दिखाते हुए सांप को मृतक के सिर पर रखा। सर्पदंश के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सपेरे को मानववध के लिए सिद्ध दोष किया गया। तो दोस्तों, वो जानता था कि सांप में जहर है, फिर भी उसने सांप को जो है कर्तव्य दिखाने के माध्यम से काटने दिया। तो ये भी जो है दोषी माना गया। सम्राट बनाम चतुरनाथ का अगला मामला जो है आता है। इस बात में अभियुक्त ने एक अंधेरी रात को झगड़े में फरियादी के सिर पर वार करने के नियत से उस पर निशाना साधा, परंतु फरियादी को वार से बचाने के लिए उसकी पत्नी बीच में आ गई, जिसकी गोद में एक बच्चा था। अभियुक्त का वार बच्चे के सिर पर आ लगा, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को गंभीर चोट के लिए दोषी माना, परंतु अपील में बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि वार फरियादी पर कार्यान्वित होता तो उसे केवल साधारण चोट पहुँचती, अतः वह केवल साधारण चोट पहुँचाने के लिए ही दोषी ठहराया गया। दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को जो है मारा, डंडा मारा, सामने एक बच्चा आ गया, वो मर गया। आपराधिक मानववध इसलिए माना गया, वो नहीं माना गया, और साधारण 323 में उसको पनिश हुआ। क्योंकि दोस्तों, ऐसा नियम है कि जब चोट इतनी होनी चाहिए कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारक करने के लिए पर्याप्त हो। तो वो डंडे से वो आदमी नहीं मरता, बच्चा मर गया, इसलिए ये मर्डर, हत्या या मानववध का दोषी जो है नहीं माना गया। अगला आता है सम्राट बनाम पालानी गोंडल। सम्राट बनाम पालानी गोंडल का मामला है। इस बात में अभियुक्त ने अपनी पत्नी के सिर पर हल्के से वार से प्रहार किया। यद्यपि प्रहार इतना घातक नहीं था जिससे मृत्यु हो जानी संभाव्य थी, फिर भी वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। अभियुक्त ने उसे मृत समझकर तथा मामले को आत्महत्या का प्रकरण दर्शाने के आधार से उसने अपनी बेहोश पत्नी को रस्सी से बांधकर लटका दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दम घुटने जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने अभियुक्त को मानववध के अपराध के लिए दोषी माना। दोस्तों, उसने मारा, वो बेहोश हो गई थी। उस समय तक वो दोषी नहीं था, क्योंकि हल्के से मारा था। जैसे ही उसको फांसी पर टांग दिया, उसकी मौत हो गई और धारा 299 के अंतर्गत वो दोषी हो गया। राम प्रसाद बनाम बिहार राज्य का केस अब आप देखेंगे। इस मामले में अभियुक्त ने एक भीड़ पर गोली चलाई, जो भीड़ के पास खड़े खा नामक व्यक्ति को लगी और इसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया कि यद्यपि अभियुक्त का आशय खा की मृत्यु कारक करना नहीं था, परंतु फिर भी उसे इस बात का ज्ञान अवश्य था कि भीड़ पर चलाई गई गोली किसी न किसी व्यक्ति को लगकर उसकी जान अवश्य ले सकती है। अतः अभियुक्त को आपराधिक मानववध के लिए सिद्ध दोष किया गया। दोस्ती, एक भीड़ पर गोली चलाई, दूसरे को नहीं मारना था लेकिन लग गई, लेकिन ये आपको ज्ञान तो था कि गोली लग सकती है, इसलिए अभियुक्त जो है इसमें अभी दोषी पाया गया। अगला आता है आर बेकाक बनाम राज्य। आर बेकाक बनाम राज्य। तो इस बात में अभियुक्त ने मृतक को झोपड़ी के अंदर देखकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया तथा झोपड़ी में आग लगा दी, ताकि मृतक बाहर के लोगों से सहायता प्राप्त न कर सके। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इन परिस्थितियों को देखते हुए इसमें संदेह नहीं है कि अभियुक्त का आशय मृतक को जलाकर मार डालने का था, अतः वह हत्या का दोषी था, न कि आपराधिक मानववध का। तो यहाँ पर हत्या का 302 का मामला जो है बन गया, क्योंकि उसने बंद करके ही उसको जला डाला है। इसके बाद भी आत्महत्या नहीं होगी क्या? चलो अगला देखते हैं।
दोस्तों, राजवंत सिंह बनाम केरल राज्य बहुत ही चर्चित मामला है, इस पर जरूर IMP लगा लीजिएगा। राजवंत सिंह बनाम केरल राज्य। इस बाद में अभियुक्त ने मृतक का मुंह चिपकने वाले पोस्टर से ढक दिया, प्लास्टर को रूमाल से कसकर बांध दिया। देखो निर्दयता, देखो आप। नासिका के छिद्रों को क्लोरोफार्म में भिगोई गई रुई से बंद कर दिया, उसके हाथों और पैरों को रस्सी से जो है बांध दिया, एक छिछली नाली में डाल दिया और उसके सिर के नीचे अपनी कमीज का तकिया बनाकर रख दिया। यह अभी निर्धारित किया गया कि अभियुक्त के कार्य 302 के खंड 3 के अंतर्गत आते हैं और वो हत्या का दोषी है। दोस्तों, ये वो मर गया और ये हत्या जो है मानी गई। अगला केस है इंदर सिंह बनाम बग्गा सिंह। इस बाद में अभियुक्त ने लाठी से 6 प्रहार मृतक पर किए। इन उपाधियों में से एक घातक सिद्ध हुई। मृतक के मस्तिष्क में विकृति के कुछ चिन्ह दिखने पड़ने लगे। ऐसे लगी वो लाठी कि थोड़ी सी जो है मुंडी उसकी छित विच्छित हो गई। यह चिन्ह सनय सनय बढ़ने लगे, धीरे 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 बढ़ने लगे और पूर्ण रूप से वो है जो है बेहोश हो गया। एक्स्ट्रा डूरल रक्त स्त्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि लाठी में कोई लोहे की नाल नहीं थी तथा मृतक एक जवान व्यक्ति था जो कि शरीर से बलिष्ठ भी था। अतः यह कहा जा सकता है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त का आशय उसकी मृत्यु कारण करना था कि चोट लगने के पश्चात अभियुक्त 3 सप्ताह तक जीवित रहा और चिकित्सीय साक्ष्यों के अनुसार चोट जो है असाध्य थी, असाध्य नहीं थी, मतलब बहुत ही घातक जो है चोट नहीं थी, इसलिए जो है उसको अभियुक्त को लाभ मिला और वो दोषी नहीं माना गया। धीरजिया बनाम सम्राट। धीरजिया बनाम सम्राट का ये दोस्तों मामला है। इस बार में एक 20 वर्षीय ग्रामीण महिला अपने पति के दुर्भाव व्यवहार से बेहद दुखी थी। अपने पति के व्यवहार से एक दिन दोनों में झगड़ा हुआ और पति ने उसे पीटने की धमकी दी कि हम तुझे बहुत मारेंगे। अतः महिला अपने 6 माह के बच्चे को लेकर देर रात घर से चली गई। कुछ दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा कि पति उसका पीछा कर रहा है। अतः आतंकित होकर उसने भयवश बच्चे सहित कुएं में छलांग लगा दी। परिणामतः उसका बच्चा मर गया, परंतु वह बच गई। उस महिला के विरुद्ध बच्चे की हत्या कारित करने का स्वयं की आत्महत्या के लिए अभियोजन चलाया गया। न्यायालय ने अब निश्चित किया कि अभियुक्त का बच्चे की हत्या करने का आशय रोपित नहीं किया जा सकता, यद्यपि उसका ज्ञान होने का आरोप लगाया जा सकेगा। वह कितनी भी डरी हुई क्यों ना हो, लेकिन उसे यह ज्ञात होना चाहिए था कि बच्चे सहित कुएं में कूदने से बच्चे की मृत्यु का संकट प्राय निश्चित सा था। तथापि उस धारा 300 के 4थे खंड के अंतर्गत हत्या के लिए दोषी नहीं माना गया, क्योंकि वह घबराई हुई तथा भयग्रसित थी। अतः जान पर खेलने के लिए उसके पास उचित बचाव था। अतः उसे केवल आपराधिक मानववध के लिए दोषी ठहरा गया। आपराधिक मानववध के लिए दोषी ठहराया गया। दोस्तों, ये हत्या नहीं थी, लेकिन दोषी तो वो महिला मानी गई। बच्चे को बाहर रख के भी जो है और छलांग लगा सकती थी। KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद एक गंभीर एवं अचानक प्रकोपन पर आधारित है। इस मामले में अभियुक्त नौसेना का एक अधिकारी था। उसने एक अंग्रेज युवती से विवाह कर लिया था जिससे उसके 3 बच्चे थे। अपनी नौकरी के कारण अभियुक्त प्रायः बाहर रहता था। इसी बीच उसकी गैरहाजिरी में उसकी पत्नी के साथ अभियुक्त के उसके मित्र जो कि अभियुक्त था, अब एक संबंध इस पत्नी ने जो है बना लिए थे, क्योंकि वो बार बार जो है दोस्तों बाहर जाता था। पत्नी द्वारा अपने अवैध संबंधों की संस्वीकृति कर लिए जाने के बाद पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मेरे उसके साथ अवैध संबंध क्या कर लोगे आप। अभियुक्त अपने नौसेना कार्यालय गया और वहां से रिवाल्वर लेकर उसने अपने मित्र अर्थात पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी। अभियुक्त ने अपने बचाव में धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत गंभीर व अचानक प्रकोपन की दलील प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त के तर्क को अमान्य करते हुए हत्या के लिए दोष सिद्ध किया। न्यायालय ने इस संबंध में अभी निर्धारित किया कि प्रकोपन अचानक व गंभीर केवल तभी माना जाएगा जब अभियुक्त युक्त परिस्थितियों में अपना आत्म संयम खो बैठा हो। प्रकोपन कारित करने वाले मृतक व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो या शब्दों या संकेतों से प्रकोपन दिलाया हो, करना के तथ्य एवं परिस्थिति आत्म संयम खोने के लिए पर्याप्त कारण उत्पन्न करते हो। मृत्यु निश्चित रूप से प्रकोपन के परिणाम स्वरूप। तो दोस्तों, तत्काल प्रकोपन नहीं था, गुस्सा नहीं थी। आप गए, आप बंदूक लेके आए, सोचने समझने का मौका मिला तो इसका लाभ नहीं मिला और हत्या के लिए दोषी माना गया। असम्राट बनाम पामर।
इस इंग्लिश वाद में अभी निर्धारित किया गया कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को जारम करते हुए देखता है, उसे वो देख लेता है कि उसकी पत्नी किसी अन्य के साथ संभोग कर रही है और उसी समय उसकी हत्या कर देता है, तो वह हत्या का दोषी न होकर आपराधिक मानववध का दोषी होगा। परंतु यदि अभियुक्त और मृतका के बीच पति पत्नी के संबंध ना हो तो यह नियम लागू नहीं होगा और अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी माना जाएगा। तो दोस्तों, अगर किसी की पत्नी के साथ कोई अवैध संबंध करते देखेगा तो उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है और जान से मार देता तो हत्या नहीं मानी जाएगी। पुनोई फतेमा बनाम एम्परर, इस बात में अभी निर्धारित किया गया कि यह मामला धारा 300 के अपवाद 5 सम्मति से कार्य की गई मृत्यु के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि उसके द्वारा दी गई सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं थी, क्योंकि अभियुक्त के मिथ्या विपदेशन के आधार पर उसने अपनी सम्मति दी थी और अभियुक्त इस तथ्य से भली भांति परिचित था। अभियुक्त को हत्या के लिए दोष सिद्धि जो है दोस्तों प्रदान की गई पुनोई फतेमा बनाम एम्परर में। अगला केस है आर बनाम गोविंदा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। इस बात में न्यायाधीश मेलविल ने आपराधिक मानववध और हत्या के बीच अंतर स्थापित किया है। क्या हत्या और आपराधिक मानववध में अंतर स्थापित किया है दोस्तों? जो आज भी न्यायालय के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, इस मामले में अभियुक्त ने अपनी 15 वर्षीय पत्नी को लात मारकर नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर घुटना रखकर उसके चेहरे पर 2-3 मुक्कों से प्रहार किया। भीम की तरह चढ़ गया भाई ये तो। उक्त महिला के मस्तिष्क से अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी ठहराते मृत्यु दंड दिया। देखो दोस्तों, यहाँ पर सीधी फांसी दी है, आजीवन कारावास नहीं दिया। परंतु जब मृत्युदंड की संपुष्टि के लिए मामला बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश मेलविल ने यह अभी निर्धारित किया कि चूंकि अभियुक्त का आशा मृत्यु कार्य करने का नहीं था और न उसके द्वारा पहुंचाई गई क्षति इस प्रकार की थी कि उसकी घटना की प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कार्य करने के लिए पर्याप्त माना जा सके, था अभियुक्त अपराधक मानववध के लिए दोषी था, न कि हत्या के लिए। तो दोस्तों, लात मार के मुक्कों से अगर कोई मर जाता है तो वह हत्या नहीं मानी जाती है, क्या माना जाता है? आपराधिक मानववध। पता नहीं वो क्यों मर गई। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई मामलों में जो है आया है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 303 को, इसमें 303 असंवैधानिक घोषित की गई। मिट्ठू बनाम दोस्तों इसको पहले देख लें। 303 ये थी कि जेल में जो व्यक्ति बंद था उसको आजीवन कारावास या पैरोल पे बाहर आया था और वो किसी का जेल के अंदर या बाहर मर्डर कर देता था, हत्या कर देता था, तो उसमें फिर केवल फांसी लिखा था और न्यायाधीश के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया था। इसलिए इसको मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और यह धारा भी वर्तमान में लागू नहीं होती है। इसके बाद आता है पी रथीनाम बनाम भारत संघ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बिग इंपॉर्टेंट केस है। इस बात में न्यायालय के समक्ष 2 रिट याचिकाएं, एक पी रथी नाम तथा दूसरी नागभूषण पटनायक के द्वारा दाखिल की गई है। 309 पे है भैया, आत्महत्या पे। इन याचिकाओं में धारा 309 की विधिमानता पर प्रहार करते हुए तर्क दिया गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का अतिक्रमण करती हैं, इसलिए यह प्रार्थना की गई कि उसे शून्य घोषित किया जाए। अतिरिक्त प्रार्थना यह भी की गई कि पश्चातवर्ती याचिका पटनायक के विरुद्ध धारा 309 के अधीन चल रही कार्रवाई परास्त की जाए। उच्चतम न्यायालय ने अपनी ऐतिहासिक निर्णय में दंड विधि का मानवीकरण करते हुए भी कथन किया कि हमारी दंड विधि को मानवीय बनाने के लिए कानून की पुस्तक से धारा 309 हटा दिया जाना चाहिए। यह क्रूर और विवेकहीन उपबंध है और इसके परिणाम व्यक्ति को पुनः दंडित करना हो सकता है जो कष्ट झेल चुका हो और जो आत्महत्या करने में विफल रहने के कारण अपकीर्ति भी भुगतेगा। आत्महत्या के कार्य को धर्म, नीति और लोकमत के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता और आत्महत्या करने के प्रयत्न का कार्य समाज पर हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। साथ ही आत्महत्या द्वारा उसका प्रयत्न दूसरों को कोई ऐसी क्षति नहीं पहुंचाता है जिस कारण संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य द्वारा हस्तक्षेप वांछित हो। अतएव धारा 309 संविधान के 21 का अतिक्रमण करती हो, इसमें शून्य घोषित कर दिया गया था 309 को दोस्तों पी रथीनाम बनाम भारत संघ में। अगला मामला आता है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का, यह भी उसी से संबंधित है। आत्महत्या की वैधानिकता एवं असंवैधानिकता के प्रश्न को अंततः ज्ञान कौर के बाद में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को समाप्त कर दिया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने रथीनाम वाले मामले को पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया और यह अभिमत व्यक्त किया कि जो 309 है वो संविधानिक है और वो सही है और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ है जीवन है, मृत्यु कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में इसको जो है फिर से 309 को वैध मान लिया गया।
इसके बाद अगला केस आता है जगत सिंह बनाम स्टेट का। इस बात में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दांत को काटने का एक उपकरण माना है था व्यक्ति द्वारा दांत से काटने का अपराध धारा 3 से। तो भैया खतरनाक आयोग में आता है दांत, फरसे से बाहर कर लो चाहे दांत से बाहर कर लो और नाखून से बाहर कर लो, वही धारा लगेगी, बराबर लगेगी। आप देख लेना जगत सिंह बनाम स्टेट में यह कहा गया है कि दांत को जो है खतरनाक आयुध माना गया है, धारदार हथियार माना गया है। धर्म बनाम राज्य, देखो कितना अच्छा मामला है। इस बात में पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को पुलिस थाने में लाकअप में बंद रखा, इसके बावजूद कि उस व्यक्ति ने जमानत पर छोड़े जाने का न्यायालयीन आदेश उस पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। दोस्तों कागज जमानत के फेंक दिए, अतः पुलिस अधिकारी को सदोष परिरोध के अपराध का दोषी ठहराया गया। उसके बाद भी उसने नहीं छोड़ा, तो ऐसा माना गया कि आपने इसको बांध के रखा है, निरुद्ध करके रखा है और सदोष अवरोध 341-42 की उस पर जो है कार्रवाई की गई। राजस्थान बनाम राज्य बनाम ओम प्रकाश का मामला है। इस बाद में 8 वर्ष की अवयस्क लड़की के साथ एक 18 वर्षीय लड़के ने बलात्कार किया। दोस्तों अभियोजन कथन के अनुसार एक व्यक्ति सीता सिंह के घर से मक्खन दूध लाने के लिए गई थी। जब अभियोक्त्री यानी फरियादी काफ़ी समय तक अपने घर नहीं पहुंची था, उसकी माता उसे देखने के लिए उसके घर गई। घर में दरवाज़ा बंद था, जिससे उसने धक्का मारकर खोला। माता ने वहां देखा कि उसकी पुत्री चारपाई पर नग्न पड़ी है और अभियुक्त उस पर लेटकर अपने श्वसन का प्रवेशन योनि में कर रहा है। यह देखकर अभियुक्त की माता चिल्लाई, इस पर अभियुक्त वहां से भाग निकला। सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बलात्कार का दोषी ठहराया गया, तदनुसार उसे दंडादेश प्रदान किया गया, किंतु उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को मुख्यतः 2 आधार यानी किसी अन्य स्वतंत्र गवाह की परीक्षा न किए जाने तथा मेडिकल साक्ष्य की अस्वीकृति पर संदेह का लाभ लेते हुए दोष मुक्त कर दिया। राजस्थान ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा न किए जाने के आधार पर दोष सिद्धि अपास्त नहीं की जा सकती, जबकि अभिलेख पर अभियुक्त के माता पिता, उसके भाई का साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट भी अभियुक्त के साथ बलात्कार किए जाने की पुष्टि करती है। तो दोस्तों जो ये बातें होती हैं कि केवल घर का साक्षी मान्य होता है, नहीं होता है, बाहर का भी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत धारणा है। केवल उसके माँ बाप ने, भाई ने गवाही दे दी, ये बहुत है। कोई गांव का गवाह नहीं देगा तो क्या अभियुक्त छूट जाएगा क्या है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। घर के परिवार के जितने भी गवाह हैं सब कोर्ट में बराबर उनकी जो है वैल्यू होती है। इस तरीके से आज का लेक्चर 23 पेजों का जो है दोस्तों मतलब पूरा हुआ। और दोस्तों इतनी मेहनत की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।